हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नई नियमावली आई हुई है इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक दोनों विरोध कर रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है, कारण क्या है कि फ्रेश अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं ये दोनों एक साथ आंदोलन कर रहे हैं, इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, बिंदुवार आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि ये सभी जो हैं सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि विरोध करने का कारण क्या है और कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं हैं इस विरोध के वजह से। इस विरोध का कारण कौन कौन सा बिंदु है ये लाइन बाय लाइन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नई नियमावली 2023। आप सभी को पता है कि आई हुई है, जिसको लेकर के बिहार में काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। ठीक है, एक तरफ जहां वर्षों से पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि कब नियमावली आएगी, कब बहाली आएगी कि हम सरकारी शिक्षक बन पाएंगे, सरकारी शिक्षक बन पाते, इस उम्मीद में अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही नियमावली आई वैसे ही शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ नियोजित शिक्षक भी इसका विरोध करने लगे हैं। आगे देखते हैं क्या बोला है। ज्यादा विरोध या गुस्सा, यानी कि इस नियमावली को लेकर के जो नई नियमावली आई हुई है 2023, इसको लेकर के ज्यादा विरोध या गुस्सा क्यों है भाई? ज्यादा विरोध या गुस्सा क्यों है? इसमें कौन ऐसी चीज आ गई है कि जिसका विरोध किया जा रहा है? तो कई सारे इसके कारण हैं। एक तो यह बहाली लेट से आई है, नोटिफिकेशन लेट से आया है। दूसरी कि इसमें पेच फंसाने वाली जो नियम है लगा दी गई है। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए कि जो बातें कही गई थी करने के लिए उसका अपोजिट इस नोटिफिकेशन में दिया गया है नियोजित शिक्षकों के लिए। तो इसलिए ना ही शिक्षक अभ्यर्थी और ना ही नियोजित शिक्षक दोनों विभाग के लोगों को ये नियमावली पसंद नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं इस वजह से ज़्यादा गुस्सा है। आगे कह रहा है शिक्षक अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक। कहने का मतलब ये है कि क्या इस नियमावली से शिक्षक अभ्यर्थी ही परेशान है? क्या शिक्षक अभ्यर्थी ही इसका विरोध कर रहे हैं? क्या नियोजित शिक्षक ही विरोध कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि इस नियमावली में शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक दोनों के लिए नियम लाया गया है। तो स्वाभाविक है कि जब नियमावली का कुछ अंश पसंद नहीं आवेगा तो शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक दोनों इस नोटिफिकेशन का नियमावली का विरोध अवश्य करेंगे। आगे क्या कहता है? बीपीएससी एग्जाम, यानी कि अब सीटेट या बीटेट के बाद बीपीएससी एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो ये एग्जाम आई हुई है, सरकार ये एग्जाम कराती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले करा लेती, या जो बहाली आई हुई है 7वें चरण का जो बहाली आने वाली है तो 7वें चरण की बहाली करा करके और 8वें चरण में इसको लागू करती। क्योंकि 8वें चरण में ये होता कि सबको पता होता चलिए बीपीएससी एग्जाम होगा, उसको पास करेंगे तभी शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक तरफ 4 वर्षों से लटका के रखे थे और जैसे ही कुछ उम्मीद जगी अभ्यर्थियों की वैसे ही लॉलीपॉप थमाया गया कि अब आपको पुनः बीपीएससी के द्वारा एग्जाम देना पड़ेगा, पास करिएगा तभी आप शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो ये बीपीएससी एग्जाम जो है इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं। ठीक है, क्यों विरोध कर रहे हैं? इस एग्जाम से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी मैक्सिमम 3 बार ही इस परीक्षा को दे सकते हैं।
क्या कह रहा है कि बीपीएससी एग्जाम जो शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी एग्जाम होने वाली है, यह एग्जाम केवल 3 बार ही एक अभ्यर्थी दे सकते हैं, इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो अभ्यर्थी वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये कहा गया कि केवल 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। यही सबसे बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है किसको? शिक्षक अभ्यर्थी को और नियोजित शिक्षक को। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो 3 बार किया गया है और बाकी एग्जाम बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जो अनलिमिटेड होता है, 4 बार 5 बार 10 बार भी दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए ये जो 3 बार किया गया है तो यही 3 बार ज़्यादा चुभ रहा है शिक्षक अभ्यर्थी को और नियोजित शिक्षक को। लेकिन यही 3 बार जो है जो दिया हुआ है, ये नियम किसके लिए पसंद आ रहा है? यह नियम किसको पसंद आ रहा है? कौन लोग चाहते हैं कि जो सरकार नियम लाई है कि बीपीएससी एग्जाम केवल 3 बार दे सकते हैं, वो अच्छा है, बढ़िया है, सरकार बढ़िया काम की हुई है। ये कौन लोग हैं? कौन लोग इस नियम को पसंद कर रहे हैं? तो वैसे लोग हैं जो सेटिंग से काम कर ले रहे हैं। सेटिंग माने समझ रहे हैं, अब पूरा ओपन बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। सेटिंग से काम कर ले रहे हैं। सेटिंग वाले का कहना यह है या सेटिंग वाले का मनसा यह है कि 3 बार तो ज़्यादा बार हो गया, 3 बार तो मौका सरकार दे रही है, ये तो हमारे लिए यानी कि सेटिंग वाले के लिए ज़्यादा बार हो गया। सेटिंग वाले के लिए 3 बार काफ़ी हो गया, उनके लिए तो 1 बार ही ठीक है, एक ही बार में सेटिया गया, काम बन गया। लेकिन कौन लोग पीछे जाएंगे? जो लोग वर्षों से तैयारी कर रहे हैं कि चलिए इस बार अगर नहीं निकाल पाएंगे तो अगली बार निकाल लेंगे, उस बार नहीं निकालेंगे तो और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उस बार निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस नियम को लेकर के खुश ज़्यादा कौन है? तो सेटिंग वाले लोग ज़्यादा खुश हैं। कह रहे 3 बार छोड़िए, 1 बार भी होता तो काम चल जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नई नियमावली को लेकर विरोध है, क्यों? कारण सहित। आखिर कुछ भाग तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि इस वजह से भी विरोध हो रहा है कि 3 बार कम बार कर दिया गया है। तैयारी करने वाले के लिए ये दुखद समाचार है, लेकिन सेटिंग वालों के लिए ये सुखद समाचार है कि 3 बार ज़्यादा बार है, 1 बार होता तो हम लोग का काम चल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नई नियमावली को लेकर विरोध क्यों? कारण सहित इसका विश्लेषण। आइए आप इसका विश्लेषण हम करते हैं कि आखिर नए नियमावली को लेकर विरोध क्यों हो रहा है, इसका कारण और क्या क्या हो सकता है। आइए बिंदुवार आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि 10वीं का जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो मिनिमम 14 वर्ष उम्र होना चाहिए, तभी 10वीं क्लास का एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ये जानकारी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, वो अपने अनुसार इसको डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कम से कम 14 वर्ष उम्र होना चाहिए, तभी आप 10वीं क्लास का एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए 10वीं क्लास में आप 1 साल पढ़ाई करेंगे, 12वीं क्लास में 2 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बीए बीएससी बीकॉम में 3 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद डीएलएड या बीएड में 2 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सीटेट या बीटेट मान लीजिए 1 साल ही पकड़ लीजिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी 3 बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पहला जो यहाँ 10th का एग्ज़ाम है वो 14 वर्ष की उम्र में दे सकते हैं, तो इसके बाद बीपीएससी तक पहुँचने में कितना वर्ष और लगाना पड़ेगा। देखिए 10 क्लास 1 वर्ष और 2 3 वर्ष और 3 6 वर्ष 2 8 वर्ष और 1 9 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि 8 से 10 वर्ष लग जाएगा आपको मैट्रिक से लेकर के, यानी कि 10वीं क्लास से लेकर के और बीपीएससी तक पहुंचने में आपको 8 से 10 वर्ष लग जाएंगे। अब ज़रा सोचिए कि
10वीं क्लास से लेकर के बीपीएससी तक पहुंचने में 8 से 10 वर्ष लग जाएंगे। किसके लिए? तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो बंदा लगातार एग्जाम पास करते जाएगा उनके लिए 10वीं क्लास से लेकर के बीपीएससी तक पहुंचने में 8 से 10 वर्ष लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में अगर फंसते गए तो ये समय और बढ़ते जाएगा। चलिए हम विश्लेषण करते हैं जो यहाँ पे आंकड़ा दिखाई दे रहा है इसी पे। मान लीजिए कि 10वीं का एग्जाम 14 वर्ष पे हम दे सकते हैं, तो 14 वर्ष तो ये हो गया, ठीक है, और 10 वर्ष ये पकड़ लीजिए, तो 14 और 10 24 वर्ष। कितना हो गया? 24 वर्ष हो गया। कहाँ तक पहुँचने में? बीपीएससी तक पहुँचने में। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 बार रखा गया है, अगर 3 बार में पास नहीं करते हैं, वो फेल कर जाते हैं, तो उसके बाद जरा आप ही बताइए कि ये सारी जो पढ़ाई है ये बर्बाद हो गई कि बर्बाद नहीं हो गई? है ना जी। हम ये नहीं कह रहे कि ये नियम खराब है, नियम बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो 3 बार किया गया है यही थोड़ा सा पच नहीं रहा है। इस 3 बार को या तो बढ़ा दिया जाए या तो इसको बार बार कर दिया जाए। जैसे सीटेट में होता है, कोई पाबंदियां नहीं होती है, आप 4 बार दें, 8 बार दें, 10 बार दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस एग्जाम को जो 3 बार किया गया है उसको बार बार कर दिया जाए, और चाहे इसको बढ़ा दिया जाए। बताइए कि 3 बार कर दिया गया, अगर 3 बार में कोई बंदा फेल कर गया तो पीछे की सारी जो पढ़ाई है बर्बाद हो जाएगी। उतना ही नहीं, हाई देखिए 14 वर्ष के एज में तो 10वीं क्लास का एग्जाम देंगे, 14 वर्ष और 8 से 10 वर्ष इसके लिए कितना हो गया? 24 वर्ष। अगर फेल कर जाते हैं तो सारी उनकी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। कितना पैसा बर्बाद हो जाएगा, कितना समय बर्बाद होगा, अब आप खुद समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि वो फेल कर जाते हैं, तो फेल के बाद वो क्या करेंगे? बताइए, आप ही समझ सकते हैं कि जो बंदा यहाँ आकर के फेल करेगा, देखिए ये सब पास करते गया और यहाँ फंसेगा, फेल करेगा, तब वो गलत रास्ते जो है अपनाएगा, गलत रास्ते की तरफ जाएगा। तो ये एग्जाम से हमको भी कोई एलर्जी नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छा है, एग्जाम लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम होगा तभी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा। लेकिन जो 3 बार किया गया है यही थोड़ी सी निराशाजनक लग रहा है। इसको या तो बार बार कर दिया जाए, सरकार कर दे, और नहीं तो इसको बढ़ा दे। ठीक है, देखिए मैं ऊपर भी मैं आपको बताया कि 3 बार होने से या बार बार होने से, 3 बार होने से नुकसान किसको है? तो जो स्टूडेंट, जो छात्र सेल्फ स्टडी कर रहा है कि हम अपने पढ़ाई के बल पे ये परीक्षा पास करेंगे, तो वैसे लोग इसमें पीछे जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ना कि यही 3 बार जो है ज़्यादा बार है किसके लिए? सेटिंग वाले लोगों के लिए। ठीक है, उनके लिए तो 1 बार काफ़ी है ना जी। जिनके पास पैसा है उनके लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है, बैठे बैठे सारा चीज़ हो जाता है, या ऐसा लगता है कि हो जाएगा। तो इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा निराशाजनक सूचना दे रहा है। चलिए आइए, इतना करने के बाद कोई बंदा, मान लीजिए बीपीएससी वो पास कर गया, चलिए मैंने माना कोई बंदा बीपीएससी पास कर गया, तो पास करने के बाद वो क्या बनेगा? क्वालिटी टीचर बनेगा, तो वह क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। बहुत अच्छा, इस चीज़ का एकदम स्वागत है। ऐसा ही होना चाहिए कि जब क्वालिटी टीचर बनेंगे तभी क्वालिटी एजुकेशन वह दे पाएंगे, और जब क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे तब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा। बहुत अच्छा, ये जो सरकार नियमावली लाई है इसका भरपूर समर्थन है। हाँ, कुछ चंद बिंदुएं जो लगा दी गई है जिसका विरोध हो रहा है, अगर वो चीज़ नहीं होता तो कोई भी आदमी इस नए नियमावली 2023 का विरोध नहीं करता। लेकिन ये सरकार के द्वारा लगाया गया है, हम लोग इस पे केवल बात कर सकते हैं, हम लोग इसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि क्वालिटी टीचर बनेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और जब क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर क्वालिटी टीचर मिलेंगे सरकारी स्कूल में तो क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बहुत अच्छा, तब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा, बहुत अच्छा। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या इसके बाद
जितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं क्या वो बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे? जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जब लगा दी जाती है कि चलो भाई क्वालिटी टीचर बनेगा, अच्छी बात है, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, तब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। किसको? तब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा। तो क्या जितने बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके और सरकारी स्कूल में आएंगे कि नहीं आएंगे? जो व्यक्ति या जो इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर हमें बताएं कि क्या एक तरफ जहां क्वालिटी टीचर मिल गए, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, बच्चे क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे, ठीक है, तो क्वालिटी स्टूडेंट बनेंगे, तो क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो पैसे लगा करके और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो सभी इस विद्यालय में यानी सरकारी विद्यालय में आके पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इतने सारे करने के बाद इतना डिग्री, देख लीजिए कितना डिग्री है, इतना डिग्री इतने आसानी से प्राप्त नहीं होता है। सही बात है, जो व्यक्ति इस डिग्री को पाएंगे इतने मामूली वो नहीं होंगे, ठीक है, तो सही बात है कि मामूली नहीं होंगे, लेकिन क्या इतने कर लेने के बाद जब वो गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो जो बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा होगा तो वो प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके और सरकारी विद्यालय में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके सरकारी में आ जाएगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट का इंतजार